हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। ये आरसीसी में अगला नेक्स्ट टॉपिक है। जब हमको ये पता चल जाए कि हमारा सेक्शन कैसा है और एक्सयू और एक्सयू लिमिटेड हमें निकालना आ जाए, तब हमें निकालना पड़ता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब जिस बीम का हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, उस बीम का मोमेंट का रेसिस्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, वो चीज़ को हम लोग फाइंड करना होता है। तो जितना हम उस पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा वो कितना मैक्सिमम रेसिस्ट कर सकता है, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रोडक्ट होता है कंप्रेशन फोर्स का लीवर आर्म के साथ में या फिर टेंशन फोर्स का लीवर आर्म के साथ में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट में एंड टेंसाइल फोर्स स्टील में, स्टील कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स नहीं होते, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होते, वहाँ पर होते हैं स्टील में होगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो जितना भी कंप्रेशन फोर्स आता है उसके साथ में लीवर आर्म का मल्टीप्लाई एंड टेंसाइल स्ट्रेस के साथ में, उसके साथ में लीवर आर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो इस प्रोडक्ट से हमें वैल्यू फाइंड होता है, जो में कैलकुलेट होता है, उस वैल्यू को कहा जाता है क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये वो वैल्यू होता है जिससे ये पता चलता है कि ये बीम जो जिसका हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इतना मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, उतना मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो कंप्रेशन फोर्स के लिए हमें पता है, कंप्रेसिव फोर्स के लिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू हम लोग यूज करते थे, सी की वैल्यू 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू में बी। सी की वैल्यू हम लोग कितना यूज करते थे। एंड यह टेंसाइल के लिए हमको पता है, टी के लिए यूज करते थे हम कितना 0.87 एफ वाई ए एस टी। ये हमें टेंसाइल के लिए यूज था, हमें पता था कि ये वैल्यू को हम लोग इतना यूज करते हुए अब तक आ रहे थे। यहाँ पर हमने सी इज इक्वल टू टी एक बार यूज किए थे, सी इज इक्वल टू टी का यूज किए थे और यहाँ से हमें एक्स यू की वैल्यू हमें से फाइंड हुआ था। तो वही सी और टी की वैल्यू भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि ये था बैलेंस सेक्शन के लिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, लीवर आर्म चाहिए। कि लीवर आर्म होता क्या है। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एक बीम का डायग्राम है, ये एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि सिंगली रिइंफोर्स बीम है। इस बीम का हमने यहाँ पर बनाया है स्ट्रेन प्रोफाइल, स्ट्रेन डायग्राम, और यहाँ पर बनाया गया है इसका क्या है, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर ये बना हुआ है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम से हमें समझना होगा कि लीवर आर्म होता क्या है। लीवर आर्म होता क्या है, देखिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि लीवर आर्म जो होता है ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किस चीज़ का होता है, मैं भी तो बताता हूँ। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होता है इस लीवर आर्म में। यहाँ पर देखेंगे कि ये टॉप को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स। इसको कहा जाता है क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स। और जहाँ पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहाँ पर हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, उसके हमारी सेंट्रल लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स यानी कि जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक एरिया है, इसका ये सीजी पॉइंट है। इसका क्या है, सीजी पॉइंट कहीं होगा। तो इस सीजी पॉइंट से, ये जो हमारा सीजी पॉइंट है, इस सीजी पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है लीवर आर्म। उसको कहा जाता है क्या, लीवर आर्म। मतलब क्या, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हमारा सीजी है, सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम टू द line of action of tensile force, to the line of action of tension force is known as lever arm। इसको कहा जाता है क्या, लीवर आर्म। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना होता था, टॉप से जहाँ तक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी सीजी फाइंड कर लेते हैं कि हमारे टॉप से ये सीजी कितना आएगा, कितनी वैल्यू आएगी सीजी की, तो डी में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, लीवर आर्म मिल जाएगा हमें। अगर हम टोटल डी है हमारे पास, टोटल डेप्थ ये डी है, इस डी में से इस वैल्यू को घटा दें जहाँ पर ये हमारा सीजी लाई कर रहा है, टॉप से कितना डिस्टेंस पर ये होगा ये चीज़ें, तो इस चीज़ को हम अगर माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो हमारे पास मिल जाता है क्या, लीवर आर्म की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब डी में से इस पार्ट को हमको माइनस करना है। ठीक है। तो ये पार्ट होगा कितना, जिसको हम लोग सीजी कहा जाता है, स्ट्रेस ब्लॉक का सीजी। तो उसके लिए आपको एक डेरिवेशन दिख रहा होगा। ठीक है, वो डेरिवेशन पे लेके चलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने बना हुआ एक डायग्राम है, इससे पहले भी हमने इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेन डायग्राम और स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर सभी वैल्यू को मेंशन किया गया है। सभी वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, मतलब इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.45 FCK, ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 3/7 XU, और ये वैल्यू है 4/7 XU का। ठीक है, ये हमारा पैराबोला का एरिया होता था और ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता था। तो दोनों का एरिया हमने निकाला था और दोनों को ऐड किए थे, तो हमारे पास वैल्यू आती थी स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया का 0.36 FCK XU की हमारी वैल्यू आ गई थी यहाँ पर XU के टर्म में। तो यही चीज़ का फिर से हम लोग यूज करेंगे क्या, इसका CG निकालने के लिए। देखिए, जब दो अलग अलग एरिया एक साथ जुड़े हुए हों और उसके एक साथ हमें CG फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमको CG निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हमारा होता है y = एरिया 1 इंटू में y1, उसका ये अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय उसका CG, प्लस में जो हमारे पास पैराबोला है उसका हम एरिया 2 लेते हैं और इसका CG पैराबोला का इंडिविजुअल CG इसका हम अगर y2 लेते हैं और डिवाइड बाय टोटल एरिया अगर कर देते हैं, यानी कि A1 प्लस में A2 टोटल एरिया। तो इस तरह से हमें जो मिल देगा तो हमारे ये पूरे एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG पॉइंट हमें मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ का यही फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे और यहाँ से CG हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का, इसको एरिया को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि अगर हम A1 की बात करें, A1 हमारे पास कितनी वैल्यू देगा, तो 0.45 FCK में मल्टीप्लाई करना होगा 3/7 XU का। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको L इंटू बी का हमें एरिया मिल जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, रेक्टेंगल का एरिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें A2 का, अगर हम बात करें A2 कितना होगा, तो देखिए A2 क्या है, एक पैराबोला है, पैराबोला का ये पार्ट है। तो इसके लिए एरिया जो आएगा ये 2/3 ऑफ बेस इंटू में हाइट होता है। मतलब इसका बेस और हाइट कितना है, तो 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 4/7 XU का और इंटू 0.45 FCK का, तो हमें ये पैराबोला का एरिया मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैराबोला का एरिया तो मिल गया, हमें अब CG फाइंड करना होगा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का CG कितना होता है, जितना भी इसका डिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई 2, मतलब 3/7 XU है तो 3/7 डिवाइड बाई 2 इंटू XU हो जाएगा। तो इसका जितना भी हाइट होता है रेक्टेंगल, अगर हमारे पास अगर ये 4 सेंटीमीटर चाहे 4 मीटर का है, कुछ भी है, तो इसका हमें CG पॉइंट का फाइंड करना होगा। तो क्या करते हैं, जितना भी है 4/2 कर देंगे, इसका हमें CG पॉइंट मिल जाता है। तो रेक्टेंगल के लिए CG का तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको जितना भी इसका डेप्थ है 3/7 XU है, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसका CG भी हमें मिल जाता है। बात करते हैं पैराबोला के CG के लिए। पैराबोला के CG के लिए यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल चीज़ें हैं जो कि 9-10 में हम लोग पढ़े थे। कितना होता है, हम लोग CG एरिया फाइंड करते हैं पैराबोला का जब उसको एक साइड से थ्रू में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, पैराबोला अगर हमारे पास ऐसे कंडीशन में है, अगर ऐसे कंडीशन में पैराबोला है, पैराबोला का एक पार्ट है, तो अगर हम इस पार्ट से आते हैं तो 5/8 ऑफ B होता है। अगर हम इस पार्ट से जाते हैं, अगर बॉटम पार्ट से चलते हैं तो 3/8 ऑफ B होता है। सिमिलरली इस केस में भी 3/8 इंटू ए 3 और 5/8 इंटू ए, जहाँ पर A और B क्या होता है, A और B इसके साइड का पार्ट होते हैं, यानी कि इसकी कुछ लेंथ होगा B और ये भी A इसका जो होगा इस पार्ट का लेंथ होगा, पार्टिकुलर लेंथ होगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका CG पॉइंट हमारा कितना होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर हम ये इसमें रखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कितना वैल्यू आएगा। तो फार्मूला हमने यूज किया है CG ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का A1Y1 प्लस A2Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। उसके बाद हमने सबकी वैल्यू रखा है। ये देखिए A1 है, यहाँ पर A1 देखने को मिलेगा आपको। एरिया 1 कितना था, 3/7 XU जो उसका हाइट होता था, और इसके विड्थ कितने थे, 0.45 FCK। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर Y1 है, तो Y1 की जगह पर 3/7 हमारा XU उसका पूरा हाइट था, तो हाइट का डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1/2 था हमारे पास। इसका मिल गया क्या, इसका हमें Y1 की वैल्यू मिल गई, उसकी CG मिल गई, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट्स की, जो कि हमारा था पैराबोला वाला। पैराबोला का देखिए एरिया है, एरिया के लिए हमने यूज किया हुआ है, तो एरिया के लिए यूज किए हुए क्या, 2/3 ऑफ बेस इंटू में हाइट, सॉरी ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, 4/7 हाइट है और इसका बेस का डिस्टेंस हो गया, तो हमें यहाँ से एरिया मिल जाता है। और यहाँ से Y2 की बात किए थे, तो Y2 के लिए कितना आया, देखिए Y2 के लिए जितना हमारे पास रेक्टेंगल था, मतलब ये हमारे एरिया कैसा था, इस तरफ का था,
ऊपर का रेक्टेंगल था, उसके बाद ये पैराबोलिक था। हमें इसका सी जी फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से टोटल हाइट को इसमें ऐड करना होगा। ये था हमारे पास 3/7 ऑफ एक्स यू, ये हमारे टोटल हाइट को ऐड करना होगा। बाकी जो हमारे पास ये पैराबोला बना, बाकी जो हमारे पास ये डिस्टेंस बचा, ये डिस्टेंस बचा मतलब हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस बचा, ये थे कितने 3/8 ऑफ ये टोटल डिस्टेंस। तो 3/8 के टोटल डिस्टेंस कितना था, ये था हमारा 4/7 ऑफ एक्स यू। देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो पैराबोला का एरिया था, यहाँ पर हमको इस साइड से चलना है, इस साइड से स्टार्ट करना है इधर की तरफ में। तो 3/8 टाइम्स ऑफ ये टोटल डिस्टेंस था, ए या क्या था, टोटल डिस्टेंस था। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था, हमारे पास जो पैराबोला है कुछ इस तरह का पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से हमने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये था हमारे पास 3/7 ऑफ एक्स यू, 3/7 ऑफ एक्स यू। इसमें ऐड किए हुए हैं कितनी वैल्यू, इसकी सी जी। तो इसका सी जी हम लोग क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कहाँ से, ये पार्ट, ये कितना आएगा, तो 3/8 आएगा किसका, ये टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितना था, 4/7 ऑफ एक्स यू था ये टोटल डिस्टेंस एक्स यू, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर जो यूज करेंगे इस वैल्यू को, हम यहाँ पर टोटल वैल्यू यूज किए हैं कि 3/8 इंटू में 4/7 ऑफ एक्स यू, और डिवाइड बाई करेंगे टोटल एरिया यानी कि A1 + A2। तो उसको जोड़ने के बाद, उसको टोटल एरिया को जोड़ने के बाद हमारे पास 0.36 FC के XU की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो इस तरह से इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है हमको 0.42 XU। मतलब कि अगर हम CG हमको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा 0.42 XU की वैल्यू आएगी, किसका, CG मिलेगा। ये आता है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का CG। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ दें, आप ये पहली बार अगर करे होंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, लेकिन खुद से अगर आप एरिया और CG का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एरिया और CG का मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो CG की वैल्यू मिली है वो कितनी है, 0.42 XU। अब हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कंप्रेशन फोर्स के साथ लीवर आर्म का मल्टीप्लाई एंड टेंशन फोर्स के साथ में लीवर आर्म का मल्टीप्लाई। तो कंप्रेशन फोर्स हमें पता है, देखिए कंप्रेशन फोर्स हमें पता है 0.36 FC के XU लिमिटेड इंटू में B होता है। और लीवर आर्म हमें पता हो गया क्या, कि लीवर आर्म हमने कैसे निकाला कि टोटल डेप्थ में से CG की वैल्यू घटा दिए, यानी कि टोटल डेप्थ हमारे पास D था, इसमें CG की वैल्यू घटा दिए 0.42 XU। तो हमारे पास मिल गया क्या कि ये लीवर आर्म क्या बताएं हम, लीवर आर्म क्या बताएं कि लीवर आर्म डिस्टेंस होता है कहाँ से कहाँ तक का, कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स से। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स से क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स से कहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ तक हमारा ये CG पॉइंट आता है। किसका CG पॉइंट है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का CG पॉइंट है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है लीवर आर्म। चूँकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ तक का D होता है, यहाँ तक का डिस्टेंस D होता है, और ये चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड किया है 0.42 XU। तो टोटल D में से, इस D में से इस वैल्यू को घटा देंगे, 0.42 XU को घटा देंगे, तो हमारे पास मिल जाता है लीवर आर्म। हमारे पास क्या मिलता है, लीवर आर्म, जिसको यूज करेंगे D - 0.42 XU से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो यूज करेंगे, तीनों सेक्शन के लिए हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बात करते हैं बैलेंस सेक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, XU के जगह पर XU लिमिटेड हम लोग पुट करेंगे। XU की जगह क्या पुट करेंगे, XU लिमिटेड बैलेंस सेक्शन में। तो बैलेंस सेक्शन में देखिए हमारे पास जो कंप्रेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है 0.36 FC के XU होता है। तो XU की जगह XU लिमिटेड पुट किए हैं, और B हमारा सेम है, और लीवर आर्म की जगह पर D - 0.42 XU लिमिटेड हम पुट किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर XU लिमिटेड को तीनों के लिए यूज किया जा सकता है। XU लिमिटेड हमने क्या बताया था, XU लिमिटेड होता है, डिराइव करके हमने दिया था आपको, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। ये होता है 0.53 D होता है इन केस ऑफ Fe 250 के लिए, ठीक है। ये होता है 0.48 D होता है Fe 450 के लिए होता है, एंड 415 के लिए, 415 के लिए होता है। और ये होता है 0.46 D, ये होता है आपको Fe 500 के लिए। तो देखिए XU लिमिटेड की जगह पर हम ये बारी बारी से वैल्यू को पुट करेंगे, एंड तीनों सेक्शन के लिए, तीनों सरिया या तीनों टाइप्स ऑफ स्टील ग्रेड के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने जब यहाँ पुट किया D की वैल्यू, D की जगह पर हमने रखा, XU लिमिटेड की जगह हमने रखा 0.53 D, तो कोई भी D के टर्म्स में है, और यहाँ भी यूज करेंगे 0.53 D। तो सबको जब कैलकुलेट किए तो हमारे पास Fe 250 के लिए आ गया ये वैल्यू
0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर एंड 415 के केस के लिए आ गया हमारे पास ये वैल्यू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर एंड एफ ई 500 के लिए आ गया हमारे पास 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यू आ गए हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन जब हमारा कंप्रेशन के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 0.148, 0.133, 0.138 को क्यू कहा गया है, इसको हम लोग क्यू कह दिए। तो इन शॉर्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लिख दिया गया एम आर इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, जहाँ पर क्यू की वैल्यू होगा 0.148 एफ सी के, 0.138 एफ सी के एंड 0.133 एफ सी के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टेंशन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाई करें तो टेंशन फोर्स इनटू में लीवर आर्म, टेंशन फोर्स था 0.87 एफ वाई एस टी, लीवर आर्म के जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया डी माइनस 0.42 एक्सो लिमिटेड। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ टेंशन। ठीक है, अगर यही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना हो अंडर इन फोर्स के लिए तो जहाँ हमारा एक्सयू था वहाँ पर एक्सयू को एज इट इज हम पुट कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू मिल के आएगा वो कहेंगे कि ये अंडर इन फोर्स के लिए है। ठीक है, और जैसा हमारा अगर ओवर इन फोर्स के लिए पूछा जाता है तो वहाँ भी जो एक्सयू की वैल्यू आएगी वो एक्सयू की वैल्यू हम एज इट इज पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ओवर इन फोर्स के केस के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम कभी नहीं ये पुट करेंगे 0.53D, 0.53D और 0.48, 0.46 ये जो यहाँ पर वैल्यू हम कभी भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन नहीं है, ये अंडर इनफोर्स या ओवर इनफोर्स का केस है। तो यहाँ पर जो भी हमारी एक्सयू की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा तो उसको कहेंगे कि वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है किसका, जो भी हमारा कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।